बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो लेक्चर है ये एफएससी फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के लिए है, चैप्टर नंबर 3। आज हम बात करेंगे न्यूटन लॉज की। इसमें सबसे पहले फर्स्ट न्यूटन ऑफ लॉ सर आइजैक न्यूटन ने 1687 में अपनी फेमस बुक प्रिंसिपिया में 1687 में कुछ एम्पिरिकल लॉज जो थे वो पेश किए, और वो लॉज जो थे वो होल्ड गुड फॉर द बॉडीज़ विच मूव्स वेरी स्मॉल स्पीड एज़ कम्पेयर टू स्पीड ऑफ लाइट। ये वो लॉज थे जो कि उन बॉडीज़ के लिए होल्ड गुड हैं, या कह सकते हैं एप्लीकेबल हैं उन बॉडीज़ के लिए जो मूव कर रहे हैं विद स्मॉलर स्पीड्स दैन स्पीड ऑफ लाइट। लेकिन अगर कोई बॉडी स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा हो, जैसे एटॉमिक बॉडीज़ हैं, ठीक है, जब वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहे हों तो उनके लिए जो आइंस्टाइन ने रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स जो थी उसमें जो थी वो रिलेशंस जो थे वो डेवलप किए। हम उसको रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में ले जाते हैं, वो बॉडीज़ जो कि स्पीड ऑफ लाइट से मूव करते हैं। जैसे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, वो रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में आ जाता है। तो न्यूटन लॉज जो हैं वो होल्ड फॉर दोज बॉडीज़ विद मूव लेस वेलोसिटीज़ या लेस स्पीड एज़ कम्पेयर टू स्पीड ऑफ लाइट। में सबसे पहला लॉ जो है वो क्या है? फर्स्ट लॉ, उसकी स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट कि बॉडी कि अगर कोई बॉडी एट रेस्ट है तो एट रेस्ट ही रहेगा। अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही मूव करता रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स असरअंदाज नहीं होती, उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अमल नहीं करती। इफ़ अ बॉडी विल इफ़ अ बॉडी या अ बॉडी विल remain at rest, अगर कोई बॉडी एट रेस्ट है, बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट। और अगर मूव कर रहा है और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, विल कंटिन्यू टू डू सो, विल कंटिन्यू टू डू सो, तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही मूव करती रहेगी अनलेस जब तक कि एक्टेड अपॉन बाय एन अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स, जब तक कि उस पर कोई अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स अमल नहीं करती। ठीक है। अब बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट, वो एट रेस्ट पे रहेगा, और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर और इफ़ मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, विल कंटिन्यू टू डू सो, मूव यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स अमल नहीं करती। अब अनबैलेंस्ड का मतलब यहाँ पे क्या है? देखिए, बैलेंस्ड फोर्स सिस्टम क्या होता है कि जब फोर्सेस जो एक बॉडी पे अमल कर रही है एक दूसरे को क्या कर दें, कैंसिल आउट कर दें, तो ऐसी फोर्सेस को हम क्या कहते हैं? दे मेक बैलेंस्ड फोर्स सिस्टम। लेकिन अगर बॉडीज़ जो है उनकी नेट फोर्स जो है वो ज़ीरो ना हो, अगर बॉडीज़ पे कोई फोर्सेस अमल कर रही हैं, नेट फोर्स अगर ज़ीरो ना हो तो हम कहेंगे इस पर अनबैलेंस्ड फोर्स सिस्टम अमल कर रहा है, या जो फोर्स अमल कर रही है दैट इज़ अनबैलेंस्ड। तो जब तक बॉडी पे कोई बाहर से कि फोर्स अमल नहीं करती जो कि अनबैलेंस्ड फोर्स सिस्टम हो, तो बॉडी जो है तब तक अगर एट रेस्ट है तो एट रेस्ट ही रहेगा, अगर मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से तो मूव ही करता रहेगा। मिसाल के तौर पे कि अगर बुक लाइंग ऑन द टेबल, अगर बुक टेबल पे पड़ी हुई है तो जब तक कोई उस पर बरूनी फोर्स अमल नहीं करेगा तब तक वो क्या करते रहेगी? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो। अब किक्ड फुटबॉल, कि अगर आपने फुटबॉल को किक मारी है, फुटबॉल
तो क्या होगा, विल मूव यूनिफॉर्म वेलोसिटी, विल कंटिन्यू टू मूव, वो मूव ही करता रहेगा, विल कंटिन्यू टू मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, से मूव ही करता रहेगा जब तक उस पर कोई बलूनी फोर्स अमल नहीं करती। लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में ऐसा नहीं होता। जब एक फ़ुटबॉल को आप किक मारते हो, वो हवा में अगर जाता है या ज़मीन पे अगर वो रोल करता है तो कुछ देर रोल करने के बाद रुक जाता है, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स उस पर अमल कर रही है, दैट इज़ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। लेकिन यही अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को या एयर फ्रिक्शन को हम इग्नोर कर दें, ड्रैग फोर्सेस को हम इग्नोर कर दें, तो वो फोर्स को अगर किक लगाएंगे तो वो कभी भी रुकेगा नहीं, बल्कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से क्या करता रहेगा, मूव करता रहेगा। यही फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, और इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। पहले हम डिफाइन करते हैं व्हाट इज इनर्शिया। द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, ये आप मैट्रिक में पढ़ चुके हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, बॉडी की वो खसूसियत बाई विच इट टेंड्स टू मेंटेन, जिसमें ये क्या है, मेंटेन करने की कोशिश करती है। क्या मेंटेन करने की कोशिश करती है? रेस्ट की हालत को। अगर बॉडी एट रेस्ट है तो वो रेस्ट में ही उस बॉडी को, इस प्रॉपर्टी की वजह से बॉडी खुद को एट रेस्ट रखना चाहता है। अगर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही मूव करना चाहेगा। ठीक है, टेंड्स टू मेंटेन इट्स रेस्ट पोजीशन और यूनिफॉर्म पोजीशन ऑफ यूनिफॉर्म रेस्ट पोजीशन को या यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अ प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय विच इट टेंड्स टू मेंटेन इट्स रेस्ट पोजीशन, या बॉडी एट रेस्ट है तो रेस्ट पोजीशन रखना चाहता है, और इट्स यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म मोशन को मेंटेन रखना चाहता है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड, उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इनर्शिया ऑफ दैट बॉडी। ठीक है, अब जो मैस है बॉडी की, मैस इज क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इनर्शिया। मैस इज क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया का क्वांटिटेटिव मेजर है कि जितनी ज़्यादा मैस होगी बॉडी में इनर्शिया उतना ही ज़्यादा होगा, तो अपनी हालत में तब्दीली के ख़िलाफ़ वो उतना ही ज़्यादा क्या करेगा, मज़ाहमत करेगा। इनर्शिया दरअसल ये क्या है, इनर्शिया बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जिसकी बिना पे वो अपनी हालत में तब्दीली के ख़िलाफ़ मज़ाहमत करता है। आए वो स्टेट ऑफ रेस्ट है या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन है। तो स्टेट ऑफ, इसको यहाँ पे डेफिनेशन को ऐसे भी कह सकता हूँ, बाय बॉडी विच इट टेंड्स टू मेंटेन इट्स रेस्ट पोजीशन और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो स्टेट ऑफ रेस्ट को या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को क्या रखता है, वो बरकरार रखने की कोशिश करता है बॉडी। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं। अब दिस लॉ, फर्स्ट लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। क्यों लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं? क्योंकि एज ड्यू टू इनर्शिया, क्योंकि इनर्शिया की वजह से, ड्यू टू इनर्शिया, एवरी बॉडी रेजिस्ट करता है चेंज, एनी चेंज, एनी काइंड ऑफ चेंज इन इट्स स्टेट, कि अपनी स्टेट में किसी किस्म की चेंज के ख़िलाफ़ क्या करता है, रेजिस्ट करता है। सो नो बॉडी कैन चेंज इट्स स्टेट, कोई भी बॉडी अपनी स्टेट चेंज नहीं कर सकता इट्सेल्फ, खुद ब खुद चेंज, कोई भी बॉडी अपनी स्टेट खुद ब खुद चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, यही फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में कहा है। दिस इज़ द स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ, दिस इज़ द स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन।
यही स्टेटमेंट फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की है कि बॉडी खुद ब खुद अपनी हालत में तब्दीली नहीं लाता, बल्कि वो जब तक कोई बैरूनी फोर्स अमल नहीं करती जो उसको मजबूर कर दे अपनी हालत तब्दीली लाने के लिए। यही इनर्शिया है कि बॉडी हर उस चेंज को जो उसमें कोई फोर्स लाना चाहती है उस चेंज के ख़िलाफ़ वो मुज़ाहमत करता है, इसलिए वो खुद ब खुद ही अपनी हालत तब्दील नहीं करता जब तक बैरूनी फोर्स अमल नहीं करती। इसलिए फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। आगे हम बात करेंगे इसमें, ये फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ होल्ड्स इन inertial frame of reference, inertial frame of reference के फर्स्ट लॉ जो है वो inertial frame of reference में होल्ड करता है। ये ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें फर्स्ट लॉ होल्ड करता है न्यूटन का, वो क्या कहलाता है? inertial frame of reference। और दूसरा है नॉन inertial frame of reference, कौन सा है? जिसमें फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन होल्ड नहीं करता, उसको हम कहते हैं नॉन inertial frame of reference। inertial frame of reference कौन सा है? अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, a frame of reference which is not accelerated, which is not accelerated। ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो किसी एक्सलेशन से मूव नहीं करता, या तो वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसी दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिहाज से एट रेस्ट है, या अगर मूव कर रहा है तो वो इट्स नॉट एक्सेलरेटेड। अगर मूव कर रहा है तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम क्या कहते हैं? inertial frame of reference। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज़ नॉट एक्सेलरेटेड मतलब कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस है कोई और वो मूव कर रहा है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, अगर मूव नहीं कर रहा तो वो एट रेस्ट है, तो उसका एक्सेलरेशन क्या है? ज़ीरो हो। ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम कहते हैं नॉन inertial फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आवर अर्थ जो है वो अप्रोक्सीमेटली क्या है? इज़ अप्रोक्सीमेटली, तो आगे चल के बात करेंगे। अप्रोक्सीमेटली इज़ inertial। हमारी अर्थ जो है अप्रोक्सीमेटली क्या है? एक inertial फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, ये था फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आगे हम बात करेंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। देखिए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ क्या है? इफ एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, जब एक्सटर्नल फोर्स किसी बॉडी पे अमल करती है तो इट प्रोड्यूसेस एक्सीलरेशन। अगर वो बॉडी को मूव करवाती है तो उसमें क्या प्रोड्यूस करती है? किसी बॉडी पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अमल कर रही, मूव कर रहा बॉडी, उस पर फोर्स अमल करती है तो उसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी को वो वेरिएबल वेलोसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी बॉडी जो होगा फिर क्या होगा? वो उसमें एक्सीलरेशन होगी। इफ एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूसेस एक्सीलरेशन इन इट्स डायरेक्शन। वो अपनी डायरेक्शन में क्या प्रोड्यूस करती है? उसमें एक्सीलरेशन। और एक्सीलरेशन जो है विच इज़ एक्सीलरेशन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू mass ऑफ बॉडी, और बॉडी के mass के इनवर्सली प्रोपोर्शनल।
मैथमेटिकली अगर हम लिखें इसको, देखिए एक्सेलरेशन जो है प्रोपोर्शनल है फोर्स के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। अगर इनको हम 1 और 2 को ज्वाइन करें तो ए इज़ प्रोपोर्शनल टू F/m, ठीक है, ए इज़ प्रोपोर्शनल टू F/m। तो अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन ख़त्म करें, इक्वालिटी लाइन, तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट से हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, वेयर के इज़ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट और इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है, तो ए इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, F/m। इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है, ठीक है, तो ए इज़ इक्वल टू F/m या F इज़ इक्वल टू ma। ये जनरल रिलेशन है न्यूटन्स सेकंड लॉ का, F इज़ इक्वल टू ma। तो जब भी किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लगती है उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। डायरेक्टली प्रपोज जितनी ज़्यादा फोर्स होगी एक्सेलरेशन की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी और मास जितनी ज़्यादा होगी एक्सेलरेशन उतना ही कम होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो मैसिव बॉडीज़ हैं जिनकी मास ज़्यादा है उनमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना, उनको एक्सेलरेट करना ज़्यादा मुश्किल है और लाइटर बॉडीज़ को एक्सेलरेट करना ज़्यादा आसान है, ठीक है। लाइटर बॉडी इसलिए थोड़ी सी फोर्स से क्या हो जाते हैं, वो एक्सेलरेट हो सकते हैं, मूव करवाना उनको आसान है। ये था न्यूटन्स सेकंड। अब हम बात करेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ। थर्ड लॉ क्या है, टू एवरी एक्शन, to every action there is an equal and opposite reaction। हर एक्शन के लिए एक इक्वल एंड ऑपोजिट क्या है, रिएक्शन। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। कि जब भी एक बॉडी दूसरे बॉडी पे फोर्स लगाता है तो दूसरा बॉडी पहले बॉडी पे क्या लगाता है, फोर्स लगाता है। इसको हम एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस कहते हैं, ठीक है। देखें व्हेन टू बॉडीज़, जब भी दो बॉडीज़ आपस में इंटरेक्ट करती हैं वो दोनों बॉडीज़ इंटरेक्ट्स फॉर द सेम लेंथ ऑफ टाइम। देखिए व्हेन टू बॉडीज़ इंटरेक्ट्स, व्हेन टू बॉडीज़ इंटरेक्ट्स they interact for same length of time, same length of time। सेम लेंथ ऑफ टाइम का मतलब क्या है, फ़र्ज़ करें जब दो बॉडीज़ कोलाइड करती हैं, ये मास m1 है, लेट्स से ये मास m2 है, तो ये बॉडी इस पे F1 फोर्स अप्लाई करती है, तो ये बॉडी इस पे क्या फोर्स F2 अप्लाई करती है, लेट्स से दोनों सेम लेंथ ऑफ टाइम के लिए फोर्स अप्लाई करेंगे और सेम लेंथ ऑफ टाइम और दूसरा एट दी एक ही वक्त के लिए। मतलब कहने का ये है कि जब दो बॉडीज़ आपस में टकराती हैं, जितनी देर तक ये इस पे फोर्स अप्लाई करता है उतनी तक ये बॉडी इस पे फोर्स अप्लाई करता है। मतलब दीवार पे अगर बॉल को हिट करें, दीवार पे मारें बॉल को, तो जितनी देर बॉल जाके फोर्स अप्लाई करेगी उतनी देर तक ही दीवार बॉल पे फोर्स अप्लाई करेगी। दोनों सेम लेंथ ऑफ टाइम के लिए फोर्स अप्लाई करें। ये नहीं कि पहले बॉल फोर्स अप्लाई करेगी फिर दीवार उस पर बॉल पे फोर्स अप्लाई करेगी, ऐसा नहीं है। दोनों एट द सेम टाइम फोर्स अप्लाई करती हैं एंड फॉर द सेम लेंथ ऑफ टाइम, फॉर सेम लेंथ ऑफ टाइम एंड फॉर एंड एट
सेम टाइम एंड एट सेम टाइम पे एक ही वक्त पे फोर्स अप्लाई करती हैं और सेम लेंथ ऑफ टाइम, मतलब दोनों ये नहीं कि जो ज़्यादा देर तक फोर्स अप्लाई करेगी, ये कम वक्त के लिए फोर्स। जब पहला बॉडी दूसरे फोर्स अप्लाई कर रहा होता है तो उतनी ही फोर्स दूसरा बॉडी पहले पे अप्लाई कर रहा होता है। तो एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स आर इक्वल बट ऑपोजिट। एक्शन रिएक्शन इक्वल होती हैं, F1 इज इक्वल टू क्या होगा माइनस F2। दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि एक्शन रिएक्शन पेयर, एक्शन रिएक्शन पेयर जो है वो एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। दूसरी बात, एक्शन एंड रिएक्शन पेयर डिफरेंट बॉडीज़ पे अमल करेगा। मतलब एक्शन अगर एक बॉडी पे अमल करेगा तो रिएक्शन जो है वो दूसरे बॉडी पे अमल करेगा। ये नहीं है कि एक्शन रिएक्शन एक ही बॉडी पे अमल नहीं करते, बल्कि एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स जो हैं वो दोनों अलग अलग बॉडीज़ पे अमल करती हैं। एक्शन एक बॉडी पे होगा तो रिएक्शन जो होगा दूसरे बॉडी पे होगा, और एक्शन रिएक्शन दोनों बराबर होंगे लेकिन ऑपोजिट इन डायरेक्शन होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे जब बॉल हिट करते हैं आप दीवार पे, या जब आप ज़मीन पे जंप लगाते हो तो फोर्स नीचे को लगाते हो, एज अ रिएक्शन जंप जो है वो ज़मीन जो आपको ऊपर की तरफ पुश करती है। इसी तरह ओरिंग बोट है, चप्पू वाली कश्ती है कि जब आप उसको चप्पू पीछे की तरफ लगाते हैं तो फोर्स पानी में पीछे की तरफ लगाते हैं और एज अ रिएक्शन पानी आपको आगे की तरफ धकेलता है। ठीक है, ये था न्यूटन्स थर्ड लॉ। उम्मीद है डियर स्टूडेंट समझ आ गई। अल्लाह।